नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो जाएगा। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। बजट सत्र में जनता के सवाल, जनता के मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार विधानसभा सत्र सियासत की भेंट चढ़ गया। जनता के मुद्दे गौण रहे, सियासत हावी रही। बजट सत्र में कई ऐसे मुद्दे छाए रहे जिस पर पक्ष और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के में जमकर विधानसभा में बवाल किया गया। सियासत की आग में जनता के सवाल जलकर खाक हो गए। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कई ऐसे मुद्दे छाए रहे जिस पर हंगामा और बवाल जारी रहा। जनता के सवाल इन्हीं मुद्दों की भेंट चढ़ गए। जनता के सवाल इन्हीं मुद्दों की भेंट चढ़े। राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद सदन में सियासी पारा चढ़ गया। तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई का मुद्दा भी सदन में छाया रहा। बिहार में बिजली बिल के इजाफे के बाद विपक्ष की भौएं तन गई। बेरोजगारी को लेकर सवाल पर सत्ता पक्ष तमतमा गया। हाजीपुर में शहीद पिता की गिरफ्तारी के मामले ने सदन में तूल पकड़ लिया। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में हत्या के आरोप के बाद मंत्री इस्राइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग होने लगी। बेटा में तुषार हत्याकांड के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। छपरा शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद सत्ता पक्ष पर सवाल उठा और आखिर में सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा ने सियासत की आग को और सुलगा दिया। इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा में हाई वोल्टेज हंगामा होता रहा और जनता के मुद्दे यहां से पूरी तरह से गायब रहे। तो अब देखिए, बिहार विधानसभा में हंगामा यूं ही नहीं बरपा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में जाने के बाद प्रदेश में सियासत की धार तेज हो गई। एक तरफ नीतीश कुमार पहले वाले सुशासन की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। नीतीश ये साबित करने में जुटे हैं कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू वही है जो पहले थी। उनकी नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। वो अब भी अपना डिसीजन खुद लेते हैं, खुद लेने में सक्षम है। क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ाई उनकी यूएसपी है, जबकि विपक्ष नीतीश सरकार को तार तार करने में जुटा हुआ है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर कई सवाल दाग रहा है, कई सवाल खड़े कर रहा है। लालू फैमिली के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष नीतीश से सवाल पूछ रहा है। नीतीश ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा के बाद विपक्ष नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। सरकार पर नाकामी के आरोप विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्ष नीतीश की यूएसपी पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और यही वजह है कि विधानसभा में महागठबंधन सरकार को एक्सपोज करने के लिए विपक्ष हंगामा करता रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाती रही। यानी कि कई मुद्दे ऐसे रहे इस बार जो सामने रखे गए। बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज बजट सत्र की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जिस बजट सत्र को बुलाया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है, उसमें जब जनता के मुद्दे नहीं उठे तो इसका फायदा क्या है? क्योंकि हमने कई बार देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा देखने को मिला। हमारे सहयोगी आनंद लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, आज समाप्ति हो जाएगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बजट सत्र में ऐसे कई मुद्दे आए जिस पर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, कई ऐसे मुद्दे गरमाए भी जिस पर जो सरकार है वो कटघरे में खड़ी नजर आई, लेकिन जनता के मुद्दे बिल्कुल गायब नजर आए। जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं की गई।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और उसके बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब सदन में शांति से पूरी कार्रवाई हुई हो, पहला हाफ हो या सेकंड हाफ हो। हर बार हर दिन जब भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोधी पार्टी ने सत्ता पक्ष पे हमला बोला और सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और हंगामे की भेंट भी कई बार हम लोगों ने सदन की कार्रवाई होते देखी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं, चाहे किसी पार्टी लाइन के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनके मन की जो कसक है वो कैमरे के सामने तो नहीं निकलते, लेकिन ऑफ द कैमरा वो बोलना नहीं भूलते कि हम ये बजट सत्र का इंतजार हर विधायक को पूरे साल रहता है, क्योंकि ये लंबा अवधि तक चलता है बजट सत्र। और कई विधायक अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाते हैं और कई बार उनके उठाए हुए मुद्दे पर कार्रवाई भी हो जाती है। और जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो ये कहना नहीं भूलते कि आपके जो मुद्दे थे हमने सदन में उठाए और सदन में हमने लड़कर वो हक हासिल किया और आपके बीच में पहुंचे हुए। तो जाहिर सी बात है, बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बजट सत्र में कई बार चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो, या फिर जब लालू परिवार पे सीबीआई ईडी के छापेमारी हुए उस मुद्दे को लेकर हो, या फिर अभी जो सासाराम और नालंदा का जो मुद्दा है उस मुद्दे के बहाने शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा नहीं होता है। और आज भी सदन के बजट सत्र के आखिरी दिन भी हमें बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, फिलहाल भले ही आपको बजट सत्र विधानसभा के मुख्य गेट के ठीक सामने, जहां पे विधानसभा के अंदर जब प्रवेश करते हैं विधायक और वहां पे जाते हैं तो अभी शांति दिख रही हो, लेकिन 15 मिनट के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदली नजर आएगी। और यहाँ पर जो विरोधी पार्टी के विधायक हैं या तो बीजेपी या फिर माले के विधायक भी हर रोज बाहर निकलते हैं और हंगामा करते हैं। भाजपा के लोग, एनडीए के जो विधायक है वो भी बाहर निकलते हैं तो वो भी हंगामा करते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी 15 मिनट के बाद। और जाहिर सी बात है, बजट सत्र में जब आप उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं जिसका इंतजार अगर आपको साल भर रहता है, तो जनता के बीच में जब जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। कई बार हम लोगों ने पूछा सत्ताधारी दल के विधायकों से और विरोधी दल के भी विधायकों से कि जब आप हंगामा करते तो आपकी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंची और जनता का काम नहीं होगा तो फिर जनता को क्या जवाब देंगे। तो राजनीति इसमें आगे आ जाती है और कहते हैं कि जिस मुद्दे को हम उठाते हैं वो बिहार की जनता के लिए बेहद लाभदायक है, बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल यही है कि जब आपको जनता ने चुना है, जिस जनप्रतिनिधि के तौर पे आप यहाँ पे सदन में पहुंचे हुए हैं, अगर आप मुद्दे ही नहीं उठाएंगे, सवाल ही नहीं उठाएंगे तो जनता का काम कैसे होगा। जी आनंद, सासाराम और बिहार शरीफ हिंसा की अगर मैं बात करूं तो इस मुद्दे पर काफी जो सियासत है वो गरमाई। आज चूंकि आखिरी दिन है लेकिन आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने उचित जांच की मांग कर दी है और सरकार पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज भी सुबह में बीजेपी के विधायकों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे घटना की न्यायिक जांच हो। बिहार की मशीनरी जो है, जो बिहार की जांच एजेंसियां, उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि भाई जो भी बिहार सरकार की जांच एजेंसियां वही रिपोर्ट देगी जो बिहार सरकार चाहती है। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो भाई वीरेंद्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग भी बिहार में सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी है, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। और जो भी जांच हो, ईमानदारी से जांच हो और उसकी पूरी रिपोर्ट भी आए, ये भी चाहते हैं। और माले के विधायक से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी चाहेंगे कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और सच्चाई जो है जनता के बीच में आना चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा तय है। सासाराम और नालंदा के मुद्दे पे जो विरोधी पार्टी है बीजेपी, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और पलटवार में महागठबंधन के लोग भी ये पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि बिहार में जो घटनाएं घटी उसके लिए बीजेपी दोषी है, जैसा कि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों मुद्दे को लेकर, एक ही मुद्दे को लेकर दोनों गठबंधन की तरफ से तैयारी पूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर के बाद इसी मुद्दे पर सदन के बाहर से लेकर अंदर तक हंगामा होना भी तय है, जैसा कि विधायकों के बातचीत से और उनके मूड से लग रहा है। तो बस अब इंतजार है, लगभग 10:15 बजने को है और अब कुछ देर के बाद तस्वीर विधानसभा की एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और कुछ देर के बाद जब विधायक पहुंचेंगे उसके बाद हर रोज कोई न कोई मुद्दा होता है, लेकिन चूंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कई सारे ऐसे गैर सरकारी संकल्प भी होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शैलेंद्र जो हमारे सहयोगी हैं, चूंकि विधानसभा में लंबे समय से ये कवर करते हैं, अगर हंगामे के बाद कुछ छोड़ दें और क्या कुछ आज होने वाला है यहाँ पे? देखिए आनंद, आपसे बाद में जुड़ेंगे। इस वक्त देखिए 11 बजे करीब जो विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे आज उठते हैं, क्या आज भी जो सत्र है वो हंगामे के भेंट चढ़ता है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।
बिहार विधानसभा के आखिरी दिन भी हंगामा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नालंदा और सासाराम में जो घटना घटी उसे रोक पाने में सरकार विफल रही है। बीजेपी ने इस घटना को न्यायिक जांच की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी सदन नहीं चलने देगी। आज भी हम लोग, वैसे तो निर्णय होगा, लेकिन हम लोग को लगता है कि न्यायिक जांच की मांग हम लोग करेंगे। अब जो सरकार हिंसा जैसी, जो दंगा जैसी स्थिति पैदा हुई, उस पर आप संभाल नहीं सके और अपनी एजेंसी से जांच करवा रहे हैं, तो इस विषय पर हमारे नेता प्रतिपक्ष हो सकता है कि आज इसी मुद्दे पर हम लोग बहस के लिए तैयार करेंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। वही देखिए, सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा की न्यायिक जांच पर आरजेडी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी का ये साफ तौर पर कहना है कि उपद्रव करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले सुनना नहीं चाहते। दंगा करवाने वाले लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। सुनिए। हमारी सरकार तो परसों भी दोनों जगह जब दंगा हुए हैं उस पर वक्त देने को तैयार थी हमारी सरकार, लेकिन बीजेपी वाले सुनना नहीं चाहते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। दंगा करने वाला लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं, और जब जब दंगा ये लोग कराता है तो पूरे देश में हुआ है। रामनवमी का नाम लेकर क्या किसी जुलूस में तलवार लिया जाता है? तो इस पूरी घटना को लेकर न्यायिक जांच की बात जो बीजेपी कर रही है, तो इसमें सरकार को क्या एतराज है? सरकार उस पर कर रही है। सरकार अगर सक्षम नहीं होगी तब ना न्यायिक जांच होगी। बिहार सरकार सक्षम है, जांच करने पर कार्रवाई भी हो रही है। और इधर जेडीयू ने भी बीजेपी की मांग पर हमला बोला है। जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने शाह से माफी की मांग की है। सुनिए। जांच की मांग कर रहा है। देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक बार शांति की अपील नहीं किया, अमन की अपील नहीं किया, बल्कि बिहार शरीफ से 40 किलोमीटर दूर फर्जीवाड़ा की खबर कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। माफी मांगना चाहिए बिहार के आवाम से कि बिहार शरीफ की घटना में प्रेरक बनने का काम किए। और देखिए, रामनवमी के जुलूस के बाद सासाराम के स्कूलों को उपद्रव के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। चूंकि 4 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में विद्यालय को बंद कर दिया था, लेकिन आज जैसे ही स्कूल खुली, छात्र छात्राएं विद्यालय में आने लगे हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यालय में देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। पठन पाठन भी पूरी तरह से शुरू हो चुका है। सासाराम के चौखंडी पथ उच्च विद्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरह से उपद्रव हुआ और उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था, चूंकि बीच में कई छुट्टियां थी, लेकिन फिर भी 1-2 दिन जो है स्कूल बाधित रहा। लेकिन अब स्थिति काफ़ी सामान्य हो गई है और मैं दिखाना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो विद्यालय लौट आए हैं और उनकी पठन पाठन भी शुरू हो गई है। सारे बच्चे जो हैं अपने कक्षा में मौजूद हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और सामान्य हो गया है दिनचर्या, और बच्चे जो है अपने अपने कक्षा में पठन पाठन में लगे हुए हैं। जी, स्कूल आने लगे हैं कब से? जी, आज से खुला है। आज से खुला है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन छुट्टी था या फिर बंद था, क्या था? वो लड़ाई झगड़ा के कारण बंद हो गया था। अब तो सब ठीक है ना? हाँ, अब सब सामान्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतशा परवीन। आज स्कूल खुल गई है? आए हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत क्या नाम नहीं। है आपका? ज्योति कुमारी। ये ज्योति है। तो इस प्रकार स्कूल जो है वो सामान्य हुआ है और विद्यालय में अब बच्चों की उपस्थिति देखने को मिल रहे हैं, शिक्षक भी हैं, सब लोग हैं, और जो दिनचर्या थोड़ी सी गड़बड़ाई थी अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अब देखिए बच्चे जो हैं अपने अपने कक्षा में हैं और पठन पाठन में लग गए हैं, तो पूरा माहौल जो है अब सामान्य हो गया है। स्कूल खुल गया है सर? जी जी खुल गया। कहीं कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं। आज बच्चे कम आए हैं, कल से सही बच्चे आ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया? जी जी, सब। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, हजारी मरुंगटा मध्य विद्यालय सासाराम।
चूंकि इस परिसर में 2 विद्यालय का संचालन होता है, हजारीमल गुंगटा विद्यालय और चौखंडी पतित विद्यालय। तो दोनों विद्यालय जो है एक ही परिसर में है और दोनों में पठन पाठन सामान्य हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और चलिए इसी बीच मनीष कश्यप मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। सुबह 10:30 बजे मनीष कश्यप की पेशी होगी। आज मनीष कश्यप की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। रिमांड की मांग पर आज मदुरई कोर्ट फैसला सुनाएगा। साइबर क्राइम की पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की है। फिलहाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप बंद है। तो आज मनीष कश्यप की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। रिमांड की मांग पर आज फैसला लिया जाएगा। 7 दिनों की रिमांड तमिलनाडु पुलिस की ओर से मांगी गई है। मदुरई कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा और देखने वाली बात होगी कि फैसला क्या कुछ आता है। सुबह 10:30 बजे मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और भले ही आपके लिए ये चौंकाने वाली खबर हो, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार में अब जातियों की पहचान कोर्ट के जरिए होगी। बिहार में जातीय जनगणना जारी है और पहले चरण की गणना की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना शुरू होने वाली है। जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में जातियों की पहचान दिए गए अलग अलग कोड के जरिए होगी। यानी कि दूसरे चरण में, दूसरे फेज में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी। तो बिहार में आप किस जाति से हैं उसकी पहचान अब कोड के जरिए होगी। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं और दूसरे फेज की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी और दूसरे फेज की शुरुआत के साथ ही अब कोड के जरिए जातियों की पहचान होगी। तो बिहार में जातियों का क्या कोड है वो आपको बताते हैं। कुल कोड 216 होंगे। कायस्थ जाति के लिए 22 नंबर का कोड दिया गया है। कुल कोड 216 होंगे। कायस्थ जाति के लिए 22 कोड नंबर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा देखिए, ब्राह्मण जाति की अगर बात करें तो ब्राह्मणों को 128 कोड नंबर दिया गया है। भूमिहार को 144 कोड नंबर दिया गया है। वहीं पर राजपूत की बात करते हैं, राजपूत को 171 कोड नंबर दिया गया है। भूमिहार को 144 कोड नंबर दिया गया है। कुर्मी जाति की बात करते हैं, कुर्मी को 25 कोड नंबर दिया गया है। कुशवाहा की बात कर लें, कुशवाहा को 27 कोड नंबर दिया गया है। यादव जाति को 167 कोड नंबर दिया गया है। वहीं बनिया जाति के जो भी लोग हैं अब 124 कोड नंबर से वो जाने जाएंगे। शेख मुसलमानों को 182 कोड नंबर दिया गया है। इसके अलावा रविदास जाति की बात करें तो उनको 62 कोड नंबर दिया गया है। अग्रिया जाति की बात करें तो उनको 1 यानी कि फर्स्ट नंबर का कोड उन्हें दिया गया है। अघोरी जाति को 2 नंबर का कोड दिया गया है। केवानी जाति की बात करते हैं तो केवानी जाति को 215 कोड नंबर दिया गया है और जिनकी जाति नहीं है उन्हें 216 कोड नंबर उनके लिए निर्धारित किया गया है। पुलिस रात में पिटती है, पुलिस खेत खलिहान में पिटती है, पुलिस चौक चौराहे पर पिटती है, पुलिस बालू माफिया से पिटती है, पुलिस शराब माफिया से पिटती है, पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर जहानाबाद से सामने आ रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। घोसी थाना क्षेत्र के उबेर गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। 4 जवानों को यहां पर चोट आई है। जवानों की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। सुबह छापेमारी करने टीम गई थी और इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को भी यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम आज सुबह ही छापेमारी करने पहुंची थी। तस्वीरें भी आप देखिए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन विमल इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहा है? जो 4 जवान जख्मी हुए उनकी स्थिति क्या है? सोनाली, जो जवान जख्मी हुए हैं उनकी स्थिति ठीक है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी तीन बार उसी इलाके में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो चुका है और ये आज का रूटीन टाइप का इन लोगों का होता है। उत्पाद विभाग की टीम हर एक दिन 2 दिन गैप करके अरवल और जहानाबाद गया इन लोगों की टीम निकलती है और छापेमारी करती है। उत्पाद विभाग को लेकर लोगों में आक्रोश पूरे जिले में देखा जा रहा है। लोगों का ये आरोप भी लगता रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम बिना कोई जानकारी के सड़क पर खड़े लोगों को उठा लेती है और उसके बाद उनसे वसूली की जाती है, उनसे फाइन वसूला जाता है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और ये जो मामला है घोसी इलाके का है। यहाँ ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है लोगों के द्वारा। राजीव, जैसा कि आप खुद भी बता रहे कि ये तीसरी बार है जब इसी इलाके में पुलिस पर उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। तो जब ये तीसरी बार जब छापेमारी करने जा रहे थे तो क्या उचित तैयारी नहीं थी, क्योंकि 2 बार पहले भी हमले हो चुके थे? देखिए, ये अंधेरे में जब शाम हो जाती है या फिर सुबह होने वाली होती है तब उत्पाद विभाग की टीम सड़कों पर निकलती है और ग्रामीण इलाकों में जाती है। उत्पाद विभाग और जिला पुलिस में थोड़ा सा अंतर ये है कि उत्पाद विभाग की टीम के पास कोई हरवा या हथियार नहीं होता है, जबकि जिला पुलिस के पास हथियार होता है और ये लोग बिना हथियार के 50-60 की संख्या में जब जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, जब लोग पकड़े जाते हैं शराब पीने या फिर बेचने के आरोप में, तो जो उनके लोग होते हैं उनमें गुस्सा देखा जाता है। पहले भी जो हमले हुए हैं उत्पाद विभाग की टीम पर वो इसी कारण से हुए हैं और इस बार भी जो हमले हुए हैं इसी कारण से हुए। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस को ये सूचना दी गई है। उत्पाद विभाग अधीक्षक अभी अपने ऑफिस में पहुंचे हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिर जाता है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के जवान ने देवदूत बनकर उसकी जान बचा ली। घटना मंगलवार देर शाम की है। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि एक शख्स ट्रेन को चलता देखकर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता है और तेजी से चढ़ने की वहां पर कोशिश करता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। संयोग से जीआरपी के जवान की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बिजली की फुर्ती से उसे खींचकर बचा लेता है। बताया जा रहा है कि जो यात्री है वो यात्री ट्रेन से उतरकर पानी लेने गया था और इसी दौरान ट्रेन चलने लगी। यात्री ने देखा कि ट्रेन खुल गई और दौड़कर ट्रेन में चढ़ने लगा और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।